एनसीईआरटी मंत्रणा में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं और जैसा कि हमने पिछली चर्चाओं में देखा, दिल्ली सल्तनत खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा था। कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं। हाँ बिल्कुल, एक तरह का बिखराव सा था। सही। तो इसी कड़ी में आज हम दक्षिण भारत की एक ऐसी ही महान शक्ति विजयनगर साम्राज्य और विशेष रूप से उसके संस्थापक वंश अंग संगम वंश पर एक विस्तृत और संरचित चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और हमारा आधार रहेगा एनसीईआरटी और अन्य विश्वसनीय स्रोत, और लक्ष्य होगा यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी जैसी सभी सरकारी परीक्षाओं के लिहाज से एक ठोस समझ बनाना। हाँ, मतलब सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि एक एनालिटिकल नजरिया भी है ना। सही कहा। हम न सिर्फ उन तथ्यों पर ध्यान देंगी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों मतलब एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करने की कोशिश करेंगी। पृष्ठभूमि से लेकर प्रशासन, समाज, कला और पतन तक हर पहलू को समझने का प्रयास रहेगा। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य की नींव रखने वाले इस महत्वपूर्ण वंश संगम वंश की कहानी शुरू करते हैं। समझते हैं कि कैसे दो भाइयों ने राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो ये संगम वंश का उदय हुआ कैसे? जरा उस दौर की कल्पना करें। दक्षिण भारत में राजनीतिक अस्थिरता वो भी चरम पर थी। हाँ, मतलब होयसल, काकतीय, यादव जैसे जो बड़े राज्य थे, हाँ, वो सब दिल्ली सल्तनत के हमलों से, खासकर अलाउद्दीन खिलजी और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के अभियानों से बुरी तरह कमजोर हो चुके थे। बिल्कुल, एक तरह का शक्ति शून्य जिसे कहते हैं पावर वैक्यूम, वो पैदा हो गया था। और इसी शून्य को भरने के लिए सामने आए दो भाई, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। हाँ, और इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। माना जाता है कि ये कुर्बा या शायद यादव समुदाय की चरवाहा पृष्ठभूमि से थे। अच्छा। हाँ, और इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के वारंगल और कंपिली अभियानों के दौरान, ये लगभग 1327-28 की बात है, बंदी बना लिया गया था। कुछ समय के लिए इन्हें इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर भी किया गया, लेकिन फिर श्रृंगेरी मठ के एक बहुत प्रभावशाली संत थे विद्यारण्य। हाँ, संत विद्यारण्य का नाम तो बहुत आता है इनके साथ। बिल्कुल, उनके मार्गदर्शन में ये वापस हिंदू धर्म में लौट आए। वंश का नाम इनके पिता भावना संगम के नाम पर पड़ा, जिन्हें भी तुगलक ने 1327 में बंदी बनाया था। अच्छा, पिता के नाम पर? हाँ, और इन भाइयों ने खुद को और अपने नए राज्य को उत्तर से हो रहे मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ एक हिंदू शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित किया। स्थापना की तारीख ये जरूर याद रखने लायक है, 18 अप्रैल 1336। सही। इन्होंने उन ढहते राज्यों के खंडहरों पर एक तरह से विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। शुरुआती राजधानी अनेगुंडी थी, जो तुंगभद्रा नदी के उत्तरी किनारे पर थी। हाँ, लेकिन बाद में बुक्का राय प्रथम के समय सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी को नदी के दक्षिणी किनारे पर विजयनगर, मतलब जो आज का हम्पी है, वहां ले जाया गया। हाँ, हम्पी। और ये जो कदम था ना, रणनीति के लिहाज से देखें तो ये बहुत ही अहम साबित हुआ। बिल्कुल, और इनका विस्तार भी बहुत तेजी से हुआ। हरिहर प्रथम ने तो पूर्व पश्चिम समुद्राधीश्वर, यानी पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का स्वामी, काफी महत्वाकांक्षी उपाधि थी। हाँ बिल्कुल, और बुक्का राय प्रथम के समय तक यानी 1377 आते आते इन्होंने गोवा और वो जो बहुत उपजाऊ तुंगभद्रा कृष्णा दोआब का क्षेत्र है, उस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। दोआब तो हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। हमेशा से। और इनका राजकीय चिन्ह था वराह, विष्णु का सुअर अवतार, जो उस समय दक्षिण भारत में शाही शक्ति का प्रतीक माना जाता था। लेकिन शुरुआती दिन आसान नहीं रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, इन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा, स्थानीय सरदारों से, दिल्ली सल्तनत के बचे खुचे प्रभाव से और आंतरिक विद्रोहों से भी निपटना पड़ा। अच्छा। इन्होंने समझदारी दिखाते हुए कमजोर हो रहे होयसरों से गठजोड़ किया, जिन्हें फिर 1346 तक पूरी तरह अपने राज्य में मिला लिया। यानी पहले गठबंधन फिर विलय। हाँ, साथ ही मदुरई के सुल्तानों और कोंडाविडू के रेड्डी शासकों जैसे जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी थे, उनसे भी इन्हें निपटना पड़ा। तो ये लगातार संघर्ष और विस्तार का दौर था। चलिए अब संगम वंश के उन शासकों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस साम्राज्य को आकार दिया। शुरुआत हरिहर प्रथम से। हाँ, हरिहर प्रथम 1336-1356 ये संस्थापक थे। इन्होंने तुंगभद्रा के दक्षिण में राज्य को जमाया और जैसा आपने कहा, समुद्रों का स्वामी कहलाए। फिर आए बुक्का राय प्रथम 1356-1377। इनके समय साम्राज्य गोवा और दोआब तक फैला। हाँ, और इन्होंने मदुरई के सुल्तान और कोंडाविडू के रेड्डियों को हराया भी। साहित्य में भी इनकी रुचि थी।
तेलुगु कवि नचना सोमा को इन्होंने संरक्षण दिया। और राजधानी को विजयनगर लाना इनका महत्वपूर्ण कदम था। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात, 1374 में इन्होंने चीन में एक दूत मंडल भी भेजा था। चीन उस समय, ये तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दिखाता है। सही कहा। बुक्का के बाद उनके पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 to 1404 ने गद्दी संभाली। इन्होंने साम्राज्य को कृष्णा नदी के पार तक मजबूत किया। अच्छा, कृष्णा नदी के पार भी? हाँ, तटीय आंध्र के इलाके जैसे नेल्लौर, कलिंग क्षेत्र, अदंकी और श्रीशैलम पर विजय प्राप्त की। और सबसे अहम बात, इन्होंने पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाहों गोवा, चोल, दाभोल पर कब्जा कर लिया। बंदर का यानी समुद्री व्यापार पर नियंत्रण? बिल्कुल। इससे विजयनगर का नियंत्रण बहुत बढ़ गया। हाँ, इनका बहमनी सल्तनत से भी 1398 में संघर्ष हुआ और इन्होंने महाराजाधिराज जैसी शाही उपाधि धारण की। हरिहर तृतीय के बाद शायद कुछ उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ? हाँ, एक छोटा संघर्ष हुआ जिसके बाद देवराय प्रथम 1406 to 1422 शासक बने। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाना। बांध? उस जमाने में? हाँ, और उससे करीब 15 मील लंबी नहर निकालना। जरा सोचिए, दक्कन जैसे क्षेत्र में सिंचाई की ऐसी व्यवस्था, इसने कृषि और अर्थव्यवस्था को कितना बल दिया होगा। जाहिर है, बहुत ज्यादा। हालांकि इन्हें 1407 में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से संधि करनी पड़ी और श्रद्धांजलि भी देनी पड़ी। तो बहमनी खतरा लगातार बना हुआ था। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन्होंने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धारियों को शामिल किया और उनके लिए राजधानी में एक मस्जिद भी बनवाई। मस्जिद? ये तो उनकी व्यवहारिक सोच को दिखाता है। बिल्कुल। इन्हें गजवेंतेगार यानी हाथियों का शिकारी भी कहा जाता था। और फिर आता है संगम वंश का शिखर काल, है ना? देवराय द्वितीय। हाँ, देवराय द्वितीय 1424-1446। इन्हें संगम वंश का सबसे महान शासक माना जाता है और इनके काल को अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि इन्होंने न सिर्फ कोंडाविड्डू और क्विलियोन जो केरल में है जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, बल्कि श्रीलंका पर भी चढ़ाई की और बर्मा यानी पेगु और तनासेरिम के राजाओं को भी अपना अधिपति मानने पर मजबूर किया। अरे वाह, श्रीलंका और बर्मा तक? हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को, खासकर कुशल धनुर्धारियों को अपनी सेना में भर्ती किया और उन्हें जागीरें भी दी। ये एक तरह से सैन्य आधुनिकीकरण का प्रयास था। सेना में मुसलमानों की भर्ती, ये भी काफी अहम बात है। और कला साहित्य के क्षेत्र में? बिल्कुल। देवराय द्वितीय कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। कन्नड़ कवि चामरस, तेलुगु के महान कवि श्रीनाथ, जिन्हें कवि सार्वभौम की उपाधि मिली थी, और संस्कृत के विद्वान, सभी को इनके दरबार में सम्मान मिला। इन्होंने प्रशासन में भी सुधार किए। लेकिन बहमनी संघर्ष तो इनके समय भी चला होगा। हाँ, 1443 में संघर्ष हुआ जिसके नतीजे मिले जुले रहे। इनका एक और उपनाम गज बेटकर, हाथी शिकारी, मिलता है, जो शायद इनकी वीरता का प्रतीक था। कुल मिलाकर इनके समय विजयनगर सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अपने चरम पर पहुंचा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शिखर के बाद ढलान भी आती है। बिल्कुल। देवराय द्वितीय के बाद के शासक उतने सक्षम साबित नहीं हुए। मल्लिकार्जुन राय 1446-1465, जिन्हें प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं, हाँ। उनके समय उड़ीसा के गजपतियों ने तमिल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य की प्रतिष्ठा गिरी। फिर आए विरूपाक्ष राय द्वितीय 1465-1485। इनके बारे में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि ये भोग विलास में डूबे रहते थे और इनके समय बहमनी सल्तनत ने गोवा और कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण इलाके छीन लिए। हालांकि इनके एक ताकतवर गवर्नर थे, सालुव नरसिम्हा। सालुव नरसिम्हा, ये नाम तो आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बाद में इनमें से कुछ इलाके वापस जीते, जो आने वाले बदलाव का एक संकेत था। विरूपाक्ष राय द्वितीय संगम वंश के अंतिम शासक साबित हुए। तो ये जो उत्तराधिकार का मामला था, ये कमजोरी बना रहा। हाँ, ये समझना जरूरी है कि संगम वंश में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम, जैसे कि ज्येष्ठाधिकार यानी सबसे बड़े बेटे का राजा बनना, वो स्थापित नहीं था। अच्छा, प्राइमोजेनिचर नहीं था। नहीं। इसका नतीजा ये होता था कि अक्सर राजा की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए भाइयों या रिश्तेदारों में खूनी संघर्ष छिड़ जाता था, जिससे राज्य कमजोर होता था। जाहिर है
हरिहर द्वितीय के बाद भी ऐसा हुआ था और देवराय द्वितीय के बाद भी आंतरिक कलह ने राज्य को कमजोर किया। जो छोटे छोटे शासनकाल दिखते हैं जैसे विरूपाक्ष राय 1404-5 या रामचंद्र राय 1422, वो इसी अस्थिरता को दर्शाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे शासकों ने साम्राज्य को बनाया और बढ़ाया, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन वो चलता कैसे था? ये व्यवस्था बड़ी दिलचस्प लगती है। हाँ, प्रशासन काफी हद तक केंद्रीकृत था, जिसमें सम्राट यानी राय सर्वोच्च होते थे। उनकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे प्रधान कहते थे और उसका प्रमुख महाप्रधान होता था, प्रधानमंत्री जैसा। अच्छा। कई सचिव होते थे, कार्यकर्ता और अधिकारी प्रशासन चलाते थे। एक सचिवालय भी था और दिलचस्प बात है कि महल के अंदर करीब 72 विभाग या नियोग थे और इनमें महिला परिचारक भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं निभाती थीं। महिला परिचारक भी प्रशासन में, ये तो काफी प्रगतिशील लगता है। हाँ, साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें राज्य कहते थे। इन राज्यों के गवर्नर अक्सर शाही परिवार के लोग होते थे और उन्हें दंडनायक कहा जाता था। दंडनायक यानी कमांडर। हाँ, राज्यों को फिर विषय या नाडु जिले जैसे और फिर कंपन या स्थल तालुका जैसे में बांटा गया था। सबसे छोटी इकाई गांव यानी ग्राम थी। और वो नायकंकर प्रणाली, उसका जिक्र अक्सर आता है, वो क्या थी? हाँ, ये संगम काल की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसे ऐसे समझें कि राजा सैन्य प्रमुखों यानी नायकों को भूमि या क्षेत्र का एक हिस्सा सौंपता था, जिसे अमरम कहते थे। अमरम, ठीक है। इसके बदले में इन नायकों को राजा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखने पड़ते थे और सालाना एक तय रकम या नजराना देना होता था। तो सेना का रखरखाव एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। बिल्कुल। इसके फायदे थे कि दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण बना रहता था, लेकिन खतरा ये भी था कि ये नायक ज्यादा शक्तिशाली होकर विद्रोह कर सकते थे। इसी से मिलती जुलती अमर नायक प्रणाली भी थी। और टैक्स वगैरह? कर व्यवस्था काफी कुशल थी, जिससे सेना और प्रशासन का खर्च चलता था। और जैसा हमने देवराय प्रथम के समय देखा, जल प्रबंधन, बांध, नहरें, तालाब बनवाना, इस पर भी बहुत ध्यान दिया गया। प्रशासन के बाद धर्म और समाज की बात करते हैं। संगम शासकों की धार्मिक नीति कैसी थी? क्या वो कट्टर थे? नहीं, देखिए, संगम शासक मुख्य रूप से वीर शैव थे, मतलब शिव के उपासक, और उनके कुल देवता विरूपाक्ष थे, जिनका हम्पी में विशाल मंदिर है। लेकिन उनकी नीति कमाल की धार्मिक सहिष्णुता वाली थी। सहिष्णुता? ये कैसे? उन्होंने शैव धर्म के साथ साथ वैष्णव धर्म को भी बराबर संरक्षण दिया, विष्णु मंदिरों को भी खूब दान दिया। शासकों ने हिंदू राय सुथराण जैसी उपाधियां धारण की। हिंदू सुल्तानों का रक्षक। हाँ, ये उनकी हिंदू पहचान को दर्शाता था। लेकिन साथ ही, जैसा हमने देवराय प्रथम और द्वितीय के समय देखा, उन्होंने मुसलमानों को सेना और प्रशासन में जगह दी, मस्जिद बनवाई। देवराय द्वितीय तो सिंहासन के सामने कुरान भी रखते थे ताकि मुस्लिम अधिकारियों को शपथ लेने में आसानी हो। ये वाकई एक दिलचस्प संतुलन है। एक तरफ मजबूत हिंदू पहचान, दूसरी तरफ इतना खुलापन। बिल्कुल। और इस दौर में भक्ति आंदोलन भी जोरों पर था, खासकर कर्नाटक में। हरिदास संत बहुत सक्रिय थे। मध्वाचार्य के द्वैत दर्शन का भी काफी प्रभाव था। जयतीर्थ जैसे विद्वान इसी परंपरा के थे। और जैन धर्म? जैन धर्म का प्रभाव पहले से कुछ कम हो रहा था, फिर भी श्रवण बेलगोला जैसे जैन तीर्थों को दान मिलता रहा। वैदिक यज्ञों और ब्राह्मण पुरोहितों को भी महत्व दिया गया। वराह का राजकीय चिन्ह और गायों और ब्राह्मणों का रक्षक जैसी उपाधियां उनकी पारंपरिक हिंदू जड़ों को दिखाती हैं। यानी संत विद्यारण्य अद्वैत वेदांत और रामानुज श्री वैष्णवाद का प्रभाव भी रहा होगा। हाँ, गहरा असर था। कुल मिलाके ये सहिष्णुता और समन्वय ही विजयनगर की ताकत बना। और समाज कैसा था उस समय? लोगों का रहन सहन, संस्कृति? समाज में एक मिलीजुली संस्कृति दिखती है, जिसमें स्थानीय यादव परंपराएं और वीर शैव भक्ति का संगम था। साहित्य को तो जबरदस्त बढ़ावा मिला। कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, तमिल सभी भाषाओं में खूब रचनाएं हुईं। हाँ, हमने कवियों के नाम सुने भी थे। बिल्कुल। बुक्का प्रथम ने नचना सोमा तेलुगु को, देवराय द्वितीय ने चामरस
कन्नड़ और श्रीनाथ तेलुगु को संरक्षण दिया। और सिर्फ पुरुष ही नहीं, गंगा देवी, जिन्होंने अपने पति कुमार कंपन की मदुरई विजय पर मदुरा विजयम काव्य लिखा, और तिरुमलाम्बा देवी जैसी प्रतिभाशाली कवयित्रियां भी हुईं। अच्छा, कवयित्रियां भी थीं। हाँ, कलाओं में महिलाओं की भागीदारी थी, हालांकि देवदासी प्रथा भी मौजूद थी। और वर्ण व्यवस्था का क्या स्वरूप था? क्या वो बहुत कठोर थी? पर बटी थी, और उनमें कुछ हद तक लचीलापन था। ब्राह्मण सिर्फ पुजारी ही नहीं, बल्कि योद्धा, प्रशासक और विद्वान भी होते थे। यानी कि भूमिकाएं विविध थी। हाँ, मनोरंजन के लिए शारीरिक कसरत, कुश्ती, जानवरों की लड़ाई लोकप्रिय थे। पुर्तगाली यात्री नूनिज ने तो महिला पहलवानों, ज्योतिषियों और लेखाकारों का भी जिक्र किया है। महिला पहलवान, वाह। हाँ, दहेज प्रथा थी और महिलाओं के लिए स्त्री धन यानी उनकी निजी संपत्ति की व्यवस्था भी थी। भक्ति और लिंगायत आंदोलनों ने सामाजिक रूढ़ियों को कुछ हद तक चुनौती दी, और विद्यारण्य और उनके भाई सायण, जो वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं, जैसे विद्वानों के कारण विजयनगर ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र बन गया। अब आते हैं उस चीज पे जो विजयनगर के नाम लेते ही आंखों के सामने आ जाती है, उसकी भव्य कला और वास्तुकला। हम्पी की तस्वीरें। हाँ, विजयनगर शैली वाकई बेजोड़ है। इसमें पहले के चालुक्य, होयसल, पांड्य और चोल शैलियों का एक खूबसूरत मिश्रण दिखता है। निर्माण के लिए मुख्य रूप से स्थानीय ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ, जो बहुत मजबूती देता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान? इसकी सबसे बड़ी पहचान है विशाल स्तंभों वाले कल्याण मंडप। ये मंदिरों में देवताओं के विवाह उत्सव के लिए बने हॉल होते थे, और इनके खंभे बेहद अलंकृत होते थे। उन पर शानदार नक्काशी होती थी। खंभों पर नक्काशी? हाँ, खंभों और दीवारों पर पौराणिक कथाओं जैसे रामायण, महाभारत, दशावतार, इनके दृश्य उकेरे जाते थे। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर इसका बेहतरीन उदाहरण है। और वो विशाल मूर्तियां जो एक ही पत्थर से बनी हैं। बिल्कुल, अखंड शिलाओं को तराश कर विशाल मूर्तियां बनाना भी इनकी खासियत थी, जैसे हम्पी में लक्ष्मी नरसिंह की उग्र मूर्ति, या कर्नाटक में कारकल और वेनूर में गोमटेश्वर यानी बाहुबली की मूर्तियां। प्रमुख मंदिरों के नाम अगर याद रखने हो तो? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर जिसका पत्थर का रथ विश्व प्रसिद्ध है, देवराय प्रथम का बनवाया हजार राम मंदिर जिसकी दीवारों पर रामायण की पूरी कहानी है, और बुक्का प्रथम का बनवाया भूमिगत प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर। ये कुछ प्रमुख हैं। और वो ऊंचे गेटवे, गोपुरम? हाँ, मंदिरों के ऊंचे अलंकृत प्रवेश द्वारों, जिन्हें रायगोपुरम कहा जाता है, उन्होंने दक्षिण भारतीय वास्तुकला को एक नई ऊंचाई दी। क्या इसमें सिर्फ धार्मिक इमारतें ही थी या कुछ और भी? नहीं, और दिलचस्प बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष इमारतों जैसे कि शाही महल के जो अवशेष मिले हैं, कमल महल, अस्तबल, सार्वजनिक मंच जैसे महानवमी डिब्बा, उनमें इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव भी दिखता है। इस्लामी प्रभाव जैसे मेहराबे और गुंबद, ये शायद देवराय प्रथम और द्वितीय द्वारा मुस्लिम कारीगरों और वास्तुकारों को काम पर रखने का नतीजा था। अच्छा। हम्पी में महानवमी डिब्बा की दीवारों पर बनी नक्काशी, जिसे फ्रिज कहते हैं, वो तो उस समय के जीवन का पूरा चित्र दिखाती है। सैनिक, नर्तकियां, जानवर और यहाँ तक कि तुर्की जैसे लगने वाले परिचारक भी उसमें शामिल हैं। मतलब समाज का पूरा चित्रण। हाँ, इसके अलावा पानी की बेहतरीन व्यवस्था जैसे नहरें और सीढ़ीदार कुएं, जिन्हें पुष्करिणी कहते हैं, वो भी इनकी वास्तुकला का अहम हिस्सा थीं। लेपाक्षी मंदिर के भित्ति चित्र और कोलार का सोमेश्वर मंदिर भी इसी दौर की कला के शानदार नमूने हैं। किसी भी योग को समझने के लिए, जैसा आपने कहा, उस समय के यात्रियों के विवरण सूने जैसे होते हैं। वे हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं। हाँ। तो संगम वंश के समय कौन-कौन से प्रमुख विदेशी यात्री विजयनगर आए और उन्होंने क्या देखा? हाँ, ये वृत्तांत बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के लिए भी। हम सिर्फ संगम काल यानी 1336 से 1485 के बीच के यात्रियों की बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इब्न बतूता का नाम आता है, मोरक्को से, लगभग 1342-44 के आसपास। ये हरिहर प्रथम के शुरुआती दौर में भारत में थे। इब्न बतूता तो काफी मशहूर हैं। हाँ, हालांकि ये सीधे विजयनगर राजधानी नहीं गए, लेकिन इन्होंने दक्कन और पश्चिमी तट जैसे होनावर बंदरगाह का वर्णन किया है। इनकी किताब रहला से उस समय के सामाजिक आर्थिक जीवन, हिंदू मुस्लिम संपर्क और तुगलक शासन के बाद की उथल-पुथल का पता चलता है, जो विजयनगर के उदय की पृष्ठभूमि समझने में मदद करती है। फिर कौन आया? फिर आए निकोलो डी कॉन्टी, इटली से।
लगभग 1420 या 21 में देवराय प्रथम के समय इन्होंने राजधानी को बिजनी गालिया कहा और इसके विशाल आकार का जिक्र किया। 60 मील की परिधि। 60 मील, बहुत बड़ा शहर रहा होगा। हाँ, और 90,000 सैनिकों वाली सेना, राजा की अनेक पत्नियां, जिनमें से कुछ के सती होने का भी जिक्र है, महानवमी जैसे भव्य त्योहारों, देवदासियों और मसालों रत्नों के व्यापार का जिक्र किया। इनके विवरण से शहर के पैमाने और संस्कृति का अंदाजा लगता है। और शायद सबसे मशहूर यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक। बिल्कुल, अब्दुल रज़्ज़ाक फारस से 1442-44 में देवराय द्वितीय के समय तैमूरी शासक शाहरुख के राजदूत बनकर आए। उन्होंने अपनी किताब मतला उस सदैन में विजयनगर की इतनी तारीफ की है कि कहा, दुनिया में ऐसी जगह न आंखों ने देखी न कानों ने सुनी। वाह! उन्होंने शहर की 7 परतों वाली किलेबंदी, खेती की उन्नति, मुद्रा प्रणाली, सोने के वराहा और फणम सिक्के, इन्हें याद रखना चाहिए। वराहा और फणम, ठीक है। हाँ, 300 बंदरगाहों से होने वाला व्यापार, कर प्रणाली, यहाँ तक कि गुलाबों पर भी कर लगता था, हाथियों की बहुतायत, शहर में मुसलमानों के अलग मोहल्लों और 1443 के बहमनी युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा। उनका विवरण विजयनगर के समृद्धि, प्रशासन और सहिष्णुता का पुख्ता प्रमाण है। और वही यात्री एक और है अथानासियस निकितिन, रूस से 1468-44 के दौरान। ये विरूपाक्ष राय द्वितीय के समय आए, यानी जब वंश पतन की ओर था। अच्छा, तो इनके विवरण से पतन के दौर का पता चलता होगा। हाँ, इन्होंने अपनी यात्रा 3 समुद्रों के पार में विजयनगर और बहमनी दोनों राज्यों के बाजारों, दरबार, घोड़ों के व्यापार और श्रीशैलम, जिसे उन्होंने हिंदुओं का यरूशलम कहा, जैसे तीर्थों का वर्णन किया। इनके समय राजनीतिक तनाव था, लेकिन व्यापार फिर भी जारी था। तो याद रखने वाली बातें हैं यात्री का नाम, वो कहाँ से आया था, किस शासक के समय आया और उसने क्या खास देखा या बताया। जैसे अब्दुल रज़्ज़ाक फारस से देवराय द्वितीय के समय आए और शहर की किलेबंदी और व्यापार की बहुत प्रशंसा की। बिल्कुल सही। तो फिर इस शानदार वंश का पतन वो क्यों और कैसे हुआ? शिखर पर पहुंचने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये वंश खत्म हो गया? देखिए, पतन के कारण कई थे, कोई एक कारण नहीं था। जैसा हमने पहले भी बात की, देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय जैसे कमजोर शासक आए। हाँ, नेतृत्व की कमी। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण था आंतरिक कलह। उत्तराधिकार के लिए लगातार होने वाले संघर्षों ने राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। और बाहरी दबाव। तीसरा कारण वही था, बाहरी दबाव बढ़ता जा रहा था। उत्तर में बहमनी सल्तनत लगातार हमले कर रही थी, जिससे गोवा और कर्नाटक के इलाके हाथ से निकल गए। पूर्व में उड़ीसा के गजपतियों ने तमिल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यानी चारों तरफ से मुश्किलें बढ़ रही थी। हाँ, और बाद में जब बहमनी सल्तनत खुद 5 छोटी सल्तनतों में टूट गई, तो ऐसा नहीं हुआ कि खतरा कम हो गया, बल्कि विजयनगर पर हमले और बढ़ गए। और अंत कैसे हुआ इसका? अचानक या धीरे धीरे? अंत हुआ एक तख्तापलट से। 1485 में जब विरूपाक्ष राय द्वितीय की अयोग्यता और बाहरी हमलों से राज्य में अराजकता फैली हुई थी, तो चंद्रगिरी के एक शक्तिशाली गवर्नर थे सालुव नरसिम्हा। वही सालुव नरसिम्हा। हाँ, उन्होंने स्थिति को संभाला और अंततः सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इसे प्रथम अपहरण, फर्स्ट यूजरपेशन कहा जाता है। इसी के साथ संगम वंश का शासन समाप्त हो गया और विजयनगर पर सालुव वंश का शासन शुरू हुआ। तो चलिए इस पूरी चर्चा से परीक्षाओं के लिए कुछ मुख्य बातें, खासकर एमसीक्यूज के लिए फटाफट दोहरा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। शासक विरूपाक्ष राय द्वितीय थे, जिन्हें 1485 में हटा दिया गया। हाँ। स्वर्ण युग देवराय द्वितीय का काल 1424-1446। बिल्कुल। राजधानी विजयनगर, यानी आज का हम्पी। धर्म मुख्य रूप से वीरशैव, पर धार्मिक सहिष्णुता बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ। राजकीय चिन्ह वराह। प्रमुख स्मारक विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, पत्थर का रथ वाला, हजार राम मंदिर। ये जरूर याद रखने चाहिए। प्रमुख युद्ध बहमनी सल्तनत से लगातार संघर्ष चलता रहा, जैसे 1443 का युद्ध। हाँ। पतन 1485 में हुआ, सालुव नरसिम्हा द्वारा तख्तापलट से। प्रथम अपहरण। प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था नायकनकर प्रणाली। हाँ, नायकनकर। कला विजयनगर शैली, जिसमें कल्याण मंडप और राय गोपुरम खास हैं। सही। यात्री निकोलो क्वांटी और खासकर अब्दुल रज़्ज़ाक,
देवराय द्वितीय के समय। हाँ, ये नाम और उनके समय के शासक महत्वपूर्ण हैं। और अगर मुख्य परीक्षा के नजरिए से देखें तो कुछ विश्लेषणात्मक बिंदु भी उभरते हैं। हाँ, वो क्या है? पहला तो यही कि संगम वंश का उदय दिखाता है कि कैसे बाहरी चुनौतियों जैसे इस्लामी विस्तार के सामने भी एक मजबूत क्षेत्रीय हिंदू शक्ति उभर सकती है और खुद को स्थापित कर सकती है। दूसरा व्यक्तिगत विपत्ति जैसे हरिहर बुक्का का बंदी बनना उसको साम्राज्य निर्माण के अवसर में बदलने में संत विद्यारण्य जैसे धार्मिक नेताओं की भूमिका कितनी अहम थी। प्रेरणा और दिशा। बिल्कुल। तीसरा, पतन के कारण जटिल थे। सिर्फ एक नहीं बल्कि कमजोर नेतृत्व, आंतरिक कला, उत्तराधिकार के नियम का न होना और बाहरी आक्रमण, इन सब का मिला-जुला असर था। नायकंकर प्रणाली के बारे में क्या कहेंगी? नायकंकर प्रणाली ने साम्राज्य को बांधे रखने में मदद तो की, लेकिन इसने शक्तिशाली स्थानीय सरदारों को भी जन्म दिया जो बाद में चलकर खुद ही समस्या बन गए। और सिंचाई जैसी पहलों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, पर वो राजनीतिक अस्थिरता को नहीं रोक सकी। आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरता की गारंटी नहीं होती। धार्मिक सहिष्णुता, वो सिर्फ एक आदर्श नहीं बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक नीति थी। उसने साम्राज्य को जोड़ने और विभिन्न समूहों जैसे मुस्लिम सैनिकों को साथ लाने में मदद की। इससे सांस्कृतिक समृद्धि भी आई। और कला और वास्तुकला, विभिन्न शैलियों के संगम और एक तरह के विश्वव्यापी दृष्टिकोण जैसे इस्लामिक प्रभाव को अपनाना को दर्शाती है। अंत में विरासत क्या रही? संगम वंश की विरासत विजयनगर साम्राज्य की वो मजबूत नींव रखने में है जिस पर बाद में कृष्णदेव राय जैसे महान शासकों ने एक शानदार इमारत खड़ी की। यह नेतृत्व समय के साथ ढलने की क्षमता यानी अनुकूलन और स्थिरता के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमने संगम वंश पर गहराई से चर्चा की जिसने विजयनगर साम्राज्य की कहानी शुरू की। आने वाली कड़ियों में हम विजयनगर के अगले राजवंशों सालूव, तुलुआ जिसमें महान कृष्णदेव राय हुए और फिर अरविधु पर अलग से बात करेंगे। हाँ, उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। संगम काल में एक तरफ मजबूत हिंदू पहचान बनाए रखने और दूसरी तरफ मुस्लिम सैनिकों और वास्तुकला शैलियों को अपनाने का जो व्यवहारिक संतुलन साधा गया, उसने लंबे समय में विजयनगर की नियति को किस तरह प्रभावित किया होगा? क्या ये ताकत बना रहा या आगे चलकर कोई चुनौती भी पैदा हुई? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने लायक। तो संपूर्ण भारतीय इतिहास को इसी तरह विस्तार से और संरचित तरीके से समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, जहां आपको सभी महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसी ही चर्चा मिलेगी। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और तैयारी करने वाले साथियों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार या सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके फीडबैक से हमें बेहतर करने में मदद मिलती है। धन्यवाद।